Athira, am I audible? You can write in the chat box. Yes or no? ओके राइट, चलो आगे चलते हैं। इसको शुरू आप आगे चलने से पहले कुछ यूनिट्स हैं जो आप फर्स्ट पेज पे या फिर लास्ट पेज पे लिखो, ठीक है? कुछ यूनिट्स हैं जो आप लिखेंगे, कुछ कांस्टेंट्स हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। न्यूमेरिकल करेंगे तो वो कांस्टेंट बार बार में कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे याद नहीं है, ठीक है ना? खूब सारे कांस्टेंट है, सब आपको याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मुझे कांस्टेंट याद नहीं था इसलिए मैं न्यूमेरिकल नहीं कर पाया। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, राइट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू होती है 8.617 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। अवोगाद्रो नंबर कितना है? 6.02 इंटू 10⁻23 मोल पर इनवर्स, मोल इनवर्स या पर मोल एक ही बात है। इसको क्या बोलते हैं? आर को क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। तो जूल पर मोल केल्विन। आर से ऐसा भी लगता होगा, आर एक रिडबर्ग कांस्टेंट भी होता है ना एटॉमिक। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? प्रोटॉन भारी होता है या न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन। थोड़ा सा ही फर्क है लेकिन डिफरेंस है। अब आगे 1 मीटर क्यूब कितना होता है? ऐसे बताओ अंदाजे से कि 1 मीटर क्यूब किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। इसका वॉल्यूम मतलब जगह घेरना। कितना है? 1000 लीटर। बिल्कुल सही बात है। कितना ऐसे फील करो कितना होता होगा 1 मीटर क्यूब? हाँ अज्यूम कर लो क्यूब को कितना होना चाहिए? 1 मीटर ऐसे या लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। तो अपनी घर के ऊपर जो टंकियाँ रखी रहती है वो जनरली गोल गोल सी हैं, लेकिन अगर वो चौकोर होती तो वो लगभग रफली 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची। 1500 लीटर की टंकी आती है, 750 लीटर की, 1000 लीटर की आती है। तो 1 मीटर क्यूब वो उनका वॉल्यूम है। वो टंकियाँ जो हैं वो लगभग 1 मीटर क्यूब के आसपास हैं। 1 मीटर क्यूब, आधा मीटर क्यूब, 1.5 मीटर क्यूब, ठीक है? कितना होगा? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। और 1 मीटर क्यूब बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब होगा? 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब होगा? कितने लिखो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर कितने मीटर क्यूब होगा? 1 मीटर बराबर तो लिख दिया, उल्टा बताओ। 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 AMU बराबर कितने केजी होता है? इसको आजकल, पहले AMU लिखते थे, आजकल क्या लिखते हैं? 1 U। मास की यूनिट है। न्यूक्लियर फिजिक्स में मास को AMU में या U में शो करते हैं। तो U बराबर कितना होता है? कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। इसका मतलब 1 केजी बराबर कितना U हो जाएगा? इसको इधर ले जाओ। 1/1.66 इंटू 10⁻+27।
राइट। तो कितना हो जाएगा, 1 kg इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻26 U। ठीक है। और 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है? न्यूटन तो क्या है, MKS यूनिट है, और डाइन क्या है, CGS। कितना होता है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, डाइन भी फोर्स की यूनिट है। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है? 10 की पावर, बोल दो सही बोल रहे हो, बोल दो, शर्माओ मत। 10 की पावर 5 डाइन। और जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितने जूल होता है? जूल और कैलोरी दोनों एनर्जी की यूनिट है ना। जूल बड़ी है या कैलोरी बड़ी है? कैलोरी। तो 1 कैलोरी में कुछ जूल होने चाहिए। कितने जूल होने चाहिए? 1 से ज़्यादा जूल होने चाहिए, तभी तो बड़ी होगी। 4 वैसे तो हम याद रखते हैं 4.2, लेकिन एग्जैक्ट कितना है? 4.186। तो हम याद क्या रखते हैं? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल रखते हैं। आपको भी याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? किसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? एनर्जी की। और जूल भी एनर्जी की है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। और कितना होता है वो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और 1 अर्ग किसकी यूनिट है? एनर्जी की। तो एनर्जी की यूनिट जूल भी है। 1 अर्ग और 1 जूल में क्या रिलेशन है? या 1 जूल कितने अर्ग के बराबर है, या 1 अर्ग कितने जूल के बराबर है? कोई सा भी बताओ। जूल तो बड़ी यूनिट है MKS, अर्ग। तो ये इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻7 जूल, राइट। और वाट किसकी यूनिट है? पावर की यूनिट है। और पावर को वैसे जूल में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? जूल पर सेकंड किया गया कार्य पर यूनिट टाइम। 1 वॉट कितने जूल पर सेकंड के बराबर होता है? 1 जूल पर सेकंड, राइट, बिल्कुल करेक्ट। 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? वाट। 1 वाट। और ठीक है, इतने बहुत हैं। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये मोटे मोटे हैं जो आपको याद रखने हैं। इधर उधर चेंज करेंगे तो हमारे काम आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हीट कैपेसिटी की बातें कर रहे थे हम लोग। देखो, हीट जब किसी मटेरियल को दोगे तो मटेरियल में क्या होगी? मोशन होगी। और यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में हम किसकी बात कर रहे हैं? गैसेज की। तो गैसेज मोशन करेंगे। कैसे मोशन करेंगे? इस कमरे में गैस है, एयर है अभी, और एयर को आपने हीट दी, कमरे को गर्म किया, तो एयर कैसे मोशन करेगी? पार्टिकल्स दौड़ेंगे इधर उधर। कैसी दौड़ भाग होगी? रैंडम होगी, बहुत ज़्यादा रैंडम, पता ही नहीं कौन किधर जा रहा है, कौन किधर आ रहा है, कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसी जो मोशन है जिसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन किधर जा रहा है, कौन किधर आ रहा है, उसको हम यहाँ पे एक अलग नाम से थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राउनियन मोशन। किसने देखा सबसे पहले इस मोशन को? ब्राउनियन किसका नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। बॉटनिस्ट था, बॉटनी में काम करता था, वनस्पति विज्ञ, बॉटनी में काम करता था। किसके साथ काम कर रहा था? पोलन ग्रेन्स के साथ। क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स? परागकण। जैसे फूलों के ऊपर परागकण होते हैं, वो एक दूसरे से इधर उधर फैलते हैं, तो फिर फूलों से क्या बनता है? फल बनते हैं। वो पोलन ग्रेन्स के साथ काम कर रहा था। पोलन ग्रेन्स बहुत हल्के होते हैं,
बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, राइट। वो उसने पोलन ग्रेन्स को वाटर की सरफेस पे फैला रखा था, कुछ काम कर रहा था अपना लैब में, कुछ स्टडी चल रही थी, पोलन ग्रेन्स वाटर की सरफेस पे फैले हुए हैं और रॉबर्ट ब्राउन एक्सपेरिमेंट को चेक कर रहे हैं। उसने देखा कि टेबल स्थिर है, अर्थ की सरफेस स्थिर है, मेरा वाटर है उसको मैंने नहीं हिलाया है, जैसा है वैसा का वैसा स्थिर है, मैंने उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है, फिर भी पोलन ग्रेन्स जो हैं वो वाटर के ऊपर डांस कर रहे हैं, लगातार इधर उधर जा रहे हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? मैंने टेबल नहीं हिलाई है, अर्थ हिल नहीं रही है, सिस्टम को मैंने छेड़ा नहीं है, सब कुछ स्थिर है, तो फिर ये क्यों डांस कर रहे हैं? इनकी डांस तो तभी पॉसिबल है जब वाटर मोशन करे, तब पॉसिबल है, और वाटर तो मोशन करता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है वाटर तो मुझे स्थिर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब लिक्विड्स और गैसेज जब भी उनके पास टेम्परेचर होता है, वेन एवर दे हैव द टेम्परेचर्स दे ऑलवेज आर इन मोशन। गैसेज और लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। कब तक? जब तक उनके पास टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर को आप कम करते 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 0 केल्विन पे, डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं, केल्विन पे ले जाओ तो अलग बात है, फिर तो आपने क्या है, उनसे टेम्परेचर पूरा का पूरा छीन लिया है, तो आपने उनकी मोशन क्या कर दी है, सीज कर दी है। लेकिन जब तक टेम्परेचर है, लिक्विड और गैसेज के मॉलिक्यूल्स डांस करते रहेंगे। इसका मतलब जो वाटर हमें स्थायी दिखाई दे रहा है, स्टेबल दिखाई दे रहा है, दैट इज नॉट स्टेबल। उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, लगातार मोशन कर रहे हैं। अब उस पर आप लकड़ी का बॉक्स रखोगे तो लकड़ी के बॉक्स का इतना भार खुद का है कि पार्टिकल्स की, वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है उससे लकड़ी का बॉक्स तो इधर उधर नहीं हिल सकता। लेकिन पोलन ग्रेन्स जब उस पर डालते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स इतने हल्के हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल उसको आसानी से इधर उधर नचा सकता है, इसलिए हमें मोशन देखने को मिल गई। और इस मोशन को, ये मोशन रॉबर्ट ब्राउन को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और रॉबर्ट ब्राउन कॉल्ड दिस मोशन एज ब्राउनियन मोशन, कि ये ब्राउनियन मोशन है। और मैं बताऊंगा, आई विल टेल नाउ व्हाट इज द ब्राउनियन मोशन एंड विच फैक्टर्स अफेक्ट दिस मोशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस मोशन को अफेक्ट करते हैं, कैसे चेंज होती है, ये सब रॉबर्ट ब्राउन ने स्टडी किया, जो एक फिजिसिस्ट भी नहीं था, केमिस्ट भी नहीं था, ही वाज ए बॉटनिस्ट। तो हम एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनी गति, हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग? ब्राउनी गति। ब्राउनियन मोशन, राइट। डेफिनेशन लिखते हैं। द erratic random motion of microscopic particles in a liquid, और हम फ्लूइड भी लिख सकते हैं, इन ए फ्लूइड एज ए रिजल्ट ऑफ, इंक डालने पड़ेगी, एज ए result of continuous bombardment of, as a result of continuous bombardment of
molecules of the surrounding medium is called Brownian motion। इसको क्या बोलते हैं? इरेटिक, मतलब जिसका कुछ भी पता नहीं किस डायरेक्शन में होगी, कंप्लीटली रैंडम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। पोलन ग्रेन्स खुद के पास एनर्जी है क्या? नहीं है। वो किसकी एनर्जी से डांस कर रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से डांस कर रहे हैं। तो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स के बम्बार्डमेंट की वजह से पोलन ग्रेन्स की जो मोशन है वो क्या कहलाती है? ब्राउनी गति। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? एसेंशियल फीचर्स, कैसी होनी चाहिए, इसके गुण कैसे रहेंगे, एक एक करके बताओ। सोच सकते हो कि कैसे गुण रहेंगे। पहली तो यहाँ ही लिखी हुई है कि मोशन इज कंप्लीटली रैंडम। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अब ये पार्टिकल किस दिशा में जाएगा, किधर भी जा सकता है। कंप्लीटली रैंडम है। वाटर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है, उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स फैलाए हुए हैं। कौन सा पोलन ग्रेन कौन सी दिशा में जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा, हमें कुछ भी पता नहीं है। मोशन इज कंप्लीटली रैंडम, हमें कुछ भी पता नहीं। और दूसरा तो पहला लिख लेते हैं, द मोशन इज कंप्लीटली रैंडम एंड इर्रेगुलर। हमें कुछ भी पता नहीं है, पूरी तरीके से इर्रेगुलर। कभी जल्दी हो जाती है, कभी कोई पोलन ग्रेन जल्दी से 2-3 बार मोशन कर लेता है, कभी थोड़ी देर ज़्यादा देर टिका रहता है फिर मोशन करता है। तो पूरी तरीके से इर्रेगुलर और रैंडम है। और पूरी तरीके से रेगुलर इर्रेगुलर रैंडम है, इसका मतलब कोई भी दो पार्टिकल्स आपको सेम मोशन करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि सब रैंडम कर रहे हैं। कोई किधर ही जा रहा है, कोई किधर ही जा रहा है, कोई किसी वेलोसिटी से जा रहा है, कोई किसी वेलोसिटी से जा रहा है। तो किन्हीं भी दो पार्टिकल्स की जो पाथ को हम मोशन होने के बाद पाथ को तो हम क्या कर सकते हैं, पीछे पीछे देख सकते हैं कि किस पाथ पे चले हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने वहाँ पे फैला रखे हैं उनमें से कोई भी दो सेम मॉलिक्यूल्स ऐसे आपको नहीं मिलेंगे जो एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करें। कोई भी दो मॉलिक्यूल्स सेम पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, सबका पाथ अलग अलग होगा। तो क्या लिखेंगे? नो टू पार्टिकल्स आर फाउंड, नो टू पार्टिकल्स आर found to execute the same path। समान पथ पे कोई भी दो पार्टिकल्स चलते हुए दिखाई नहीं देंगे। और दूसरी बताओ कोई, क्या ऐसा है कि पोलन ग्रेन्स वाटर पे फैला रखे थे तो कुछ समय तो पोलन ग्रेन्स ने डांस करना बंद कर दिया, 15 मिनट आराम कर रहे हैं और फिर वापस डांस करना शुरू कर दिया? ऐसा है? नहीं। जब तक वाटर के पास एनर्जी है, जब तक वाटर किसी टेम्परेचर पर, तब तक वाटर के पास एनर्जी है। और जब तक वाटर के पास एनर्जी है तब तक ब्राउनियन मोशन लगातार चलती रहेगी, कंटिन्यूअस, रुकेगी नहीं। कभी ये मोशन करेगा, कभी वो। अनगिनत पार्टिकल्स हैं वहाँ पे, तो लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आपने डाल रखे, तो ये मोशन कभी रुकती नहीं है। जब तक टेम्परेचर खत्म नहीं होगा तब तक मोशन हमेशा ही चलती रहेगी। तो लिखेंगे द मोशन इज कंटिन्यूअस, अविरत है, लगातार है, एंड टेक्स प्लेस फॉर एवर, और हमेशा चलेगी। जब तक टेम्परेचर रहेगा हमेशा चलेगी। क्या मोशन इस बात पे डिपेंड करेगी कि पार्टिकल्स कौन से डाले हुए हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जैसे यहाँ पे हम सस्पेंडेड, रॉबर्ट ब्राउन ने सस्पेंडेड पार्टिकल्स कौन से लिए? पोलन ग्रेन्स। क्या सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे मोशन डिपेंड करेगी? वो विजिबिलिटी की रेंज में आने के बाद
भाई आपने लकड़ी का इतना बड़ा ब्लॉक ही रख दिया तो वो तो मोशन दिखेगी ही नहीं हमें। लेकिन दिख रही है तो क्या पार्टिकल्स की वजह से दिखाई दे रही है? पार्टिकल्स का कोई लेना देना नहीं है। आप वहाँ पे पोलन ग्रेन्स डालो या लकड़ी का बुरादा डालो इतना हल्का जो पोलन ग्रेन्स के बराबर हो, वो भी सेम वैसे ही डांस करेगा जैसे पोलन ग्रेन्स कर रहे हैं। तो जब हम ब्राउनियन मोशन की रेंज में पहुंच गए हैं जहाँ पर हमें ब्राउनियन मोशन दिखना स्टार्ट हो गई है, उसके बाद ब्राउनियन मोशन उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से नहीं है। ब्राउनियन मोशन तो किसकी वजह से है? उस वाटर की वजह से जो नीचे फैला हुआ है। तो सब पे सेम दिखाई देगी, वहाँ पे उतने ही हल्के वेट के आप कोई भी पार्टिकल डालो आपको सेम मोशन दिखाई देगी। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की नेचर से ब्राउनियन मोशन का कोई लेना देना नहीं है, राइट? हाँ, अब लकड़ी का ब्लॉक ही डाल दो तो वो तो फिर कैसे हिलेगा? इतनी तो वाटर में एनर्जी नहीं है ना। लेकिन हम जब ब्राउनियन मोशन की रेंज में हैं तब, ठीक है। तो अगला क्या है? थर्ड, द ब्राउनियन मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द nature of the suspended particles। सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं, वहां पे डूबे हुए जो पार्टिकल्स हैं, उनकी नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। और बताओ और कोई प्रॉपर्टी? मास पे डिपेंडेंट है। मास पे तो डिपेंडेंट है, लकड़ी का ब्लॉक डाल देंगे तो दिखेगी ही नहीं। तो जितने हल्के पार्टिकल्स आप डालोगे, सस्पेंडेड पार्टिकल जितने हल्के होंगे, मोशन उतनी ही क्या दिखाई देगी? ज़्यादा दिखाई देगी। और पार्टिकल्स जैसे जैसे आप हैवी करते जाओगे वो मोशन क्या देगी? कम दिखाई देगी। तो लाइट पार्टिकल्स क्या दिखाई देंगे? मोर एजिटेटेड, ज़्यादा डांस करते हुए दिखाई देंगे, उनमें एजिटेशन ज़्यादा नजर आएगा। और हल्के हैवी पार्टिकल्स होंगे तो उनमें एजिटेशन क्या आएगा? कम नजर आएगा। उनमें भाग दौड़, उनके कोलिजन्स हैं वो क्या? कम नजर आएंगे। तो लिखेंगे लाइट पार्टिकल्स, हल्के पार्टिकल्स वुड बी मोर एजिटेटेड देन हैवी पार्टिकल्स। हैवी पार्टिकल्स की तुलना में हल्के पार्टिकल्स क्या होंगे? मोर एजिटेटेड दिखाई देंगे। ओके और कोई? सपोज करो वाटर का टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो मोशन क्या दिखाई देगी? ज़्यादा दिखाई देगी या कम दिखाई देगी? ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि वाटर की एनर्जी से ही तो मोशन हो रही है। वाटर का आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो मोशन और वॉयलेंट हो जाएगी। जैसे अफरा तफरी फैल जाती है ना कमरे में, एकदम से कमरे में 100 लोग बैठे और आपके दो आग लग गई, आग लग गई, तो फिर क्या होगा? उधर उधर। रोज जो बच्चे बड़े आराम से क्लासरूम से बाहर निकलते थे, एकदम से आपने कह दिया आग लग गई, आग लग गई, तो मोशन कैसी हो जाएगी बच्चों की? वॉयलेंट हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगी? मोशन और ज़्यादा वॉयलेंट हो जाएगी। The motion will be more violent on increasing the temperature of fluid। जो भी फ्लूइड आपने ले रखा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोशन और ज़्यादा वॉयलेंट हो जाएगी। एक बात बताओ, सपोज करो मैंने पूरा का पूरा वो जो वाटर भर के रखा हुआ था, रॉबर्ट ब्राउन ने टब में, सपोज करो टब में भर रखा था और उस पर पोलन ग्रेन्स डाल रखे थे, मैंने पूरे टब को ही ऐसे ऐसे हिला दिया। नीचे से कोई बच्चा आया, उसने टब को सेकिंग, हार्ड सेकिंग ऑफ द टब। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस सेकिंग ऑन द ब्राउनियन मोशन? क्या कोई असर होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है? पूरे टब को ही नीचे से हिला दिया तो ब्राउनियन मोशन चेंज हो जाएगी या जैसे पहले थी वैसी ही रहेगी?
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोशन जैसी थी वैसी ही रखेगी। क्यों? क्योंकि आपने तो पूरे के पूरे टब को हिलाया है, तो जो भी फोर्स आपने लगाया है वो एवरेज आउट हो जाता है। जो भी फोर्स आपने वाटर मॉलिक्यूल्स पे लगाया वो सब पे लगाया है, ऐसा नहीं है कि एक पे लगाया है। पोलन ग्रेन्स तो किसकी वजह से मोशन कर रहे थे? कभी वाटर का ये मॉलिक्यूल ज़्यादा एजिटेट कर रहा था तो इसने वाइब्रेट किया तो इसका वाला पोलन ग्रेन उछल के कहीं और गिरा। कभी वाटर के इस मॉलिक्यूल ने ज़्यादा एजिटेट किया, वाइब्रेट किया तो ये वाला उछला। तो पूरे टब को आप हिला रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोलोइडल मोशन वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी, क्योंकि सारे फोर्सेज जो आप बाहर से लगा रहे हो वो एवरेज आउट हो जाएंगे। जैसे ये बात बहुत धीरे से समझ में आती है, पृथ्वी घूम रही है नहीं घूम रही है? क्या हम घूम रहे हैं क्या? हमें कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो पोलन ग्रेन्स के लिए जब हम टब को हिलाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, पोलन ग्रेन्स को नहीं पता चलेगा कि कुछ हिल रहा है क्या, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा, उनकी तो पूरी अर्थ ही हिल रही है, अपनी अर्थ घूम रही है, अपने को कहाँ पता चल रहा है। अपन रोज एवरेज जो मोशन होगी उस पर कोई फर्क नहीं, ये इतना डिस्प्लेस होगा तो दूसरा भी उतना ही डिस्प्लेस हो जाएगा, तो उन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? पहले जितनी की जितनी रह गई। तो उसको तो अभी भी यही लग रहा है कि मेरे पास पहले ये था और अभी भी मेरे पास ये है, तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसके लिए कुछ भी नया नहीं हुआ। बाहर से हमें पता चल रहा है कि ये हिल रहा है, लेकिन उसको तो अपने आसपास की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसके अलावा उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके आसपास के इन्वायरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब जब बाहर से हम पूरे के पूरे टब को सेक करते हैं, हिलाते हैं, तो कोलोइडल मोशन जरा भी मॉडिफाई नहीं होती है। तो अगला लिखते हैं 6 The motion is not modified due to the sacking of colloidal solution. और जैसे कि अभी हमने बात की कि लकड़ी का बॉक्स ही आप डाल देंगे उसके ऊपर तो फिर आपको कोलोइडल मोशन दिखाई नहीं देगी। तो लार्ज साइज के पार्टिकल्स अगर आप यूज करते हैं तो मोशन आपको, फिर कोलोइडल मोशन को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ब्राउनियन मोशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड विथ लार्ज साइज पार्टिकल्स। बड़े आकार के पार्टिकल्स आप लोगे तो फिर नहीं दिखेगी, फिर हम अब ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर पाएंगे। और थर्मोडायनेमिक्स के जो भी रूल हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में जो KTG है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, वो पूरी तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के जो भी रूल्स हैं वो सब इस ब्राउनियन मोशन पर लगते हैं। द रूल्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज are applicable to Brownian motion. गैसों के अणुगति सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं? गैसों का अणुगति सिद्धांत। इसके जो भी रूल्स हैं, जो भी अजम्पशंस इसमें मानी गई हैं, और इसके जो भी रिजल्ट्स हैं, वो सब कोलोइडल मोशन पे लागू होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक तो ये है ब्राउनियन मोशन, चलती है किसमें? लिक्विड्स में। इसके कुछ फीचर्स थे, किसने स्टडी किया? रॉबर्ट ब्राउन, एक बॉटनिस्ट है, और इन्होंने सब कुछ बता दिया। आगे चलते हैं और देखते हैं अगर गैसेज हवा में इधर उधर जा रही हैं तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होंगे। तो छोटी सी हेडिंग डालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? किसी पार्टिकल की मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो चाहिए वो क्या कहलाते हैं? उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम।
सपोज करो एक वायर पे चिंटी चल रही है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ही कोऑर्डिनेट बहुत है कि अभी टी इज इक्वल टू 0 पर x बराबर इतने पर है, t बराबर 2 पर x बराबर इतने पे है, t बराबर 3, y की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो किस पे चल रही है, स्ट्रेट वायर पे चल रही है, फर्श पे चल रही है चींटी। अगर आंट की मोशन हाफ हम फर्श पे देख रहे हैं तो हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, x में इतना आगे बढ़ गई, y में इतना आगे बढ़ गई, हम पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। लेकिन एक बी मधुमक्खी या मक्खी जो भी है वो हवा में मोशन कर रही है, तो फिर उसके लिए हमें कितने चाहिए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, x भी चाहिए, y भी चाहिए और साथ में z भी चाहिए। x इतना गई, y इतना गई और हवा से सरफेस से जो ओरिजिन है उससे ऊपर कितना है। अगर उसकी मोशन को अलग अलग टाइम्स पे हमें दिखाना है तो हमें मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ये क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब कम्प्लीटली द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। एक पार्टिकल की मोशन को पूरी तरीके से समझाने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। तो डेफिनेशन लिखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हमने कोऑर्डिनेट्स बोले, वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू describe the state of motion completely. The total number of variables required to describe the state of motion completely of a body is, या आर बोल देते हैं, आर नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं हम इसको, स्वतंत्रता की कोटि। क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता की कोटि। मोनो एटॉमिक गैस ले लेते हैं, यहाँ तो थर्मोडायनेमिक्स में गैसेज से ही काम है बार बार में। मोनो एटॉमिक गैस ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ऊपर हेडिंग डालेंगे या ऊपर हेडिंग डाल ही लो, एट रूम टेम्परेचर। बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, जो भी गैसेज अभी हम ले रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे सबसे पहले लेते हैं मोनो एटॉमिक गैस। फर्स्ट मोनो एटॉमिक, एक परमाणविक गैस। मोनो एटॉमिक गैस लेते हैं, राइट। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, जैसे मोनो एटॉमिक गैस का कोई एग्जांपल बताओ जिसमें एक ही एटम अकेला रहता हो। ऑक्सीजन जैसे है O2, 2 रहते हैं एक साथ, तो ये क्या है, डाई एटॉमिक, द्विपरमाणविक। एक एटॉमिक का एग्जांपल बताओ, हीलियम, नियोन, आर्गन। अपनी जो भी नोबल गैसेस थी वो अकेली रहना पसंद करती, एक एटम्स रहते। मोनो एटॉमिक गैस है। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, 3 चाहिए, x, y, z। तीनों ही किसके लिए चाहिए, ट्रांसलेशन के लिए। रोटेशन का कोई मतलब ही नहीं है, मोनो एटॉमिक के रोटेशन का कोई मतलब नहीं है। वाइब्रेशंस, क्योंकि हम रूम टेम्परेचर पे हैं तो वाइब्रेशंस हो ही नहीं सकते, वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ क्या बचा, ट्रांसलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हवा में है तो मैक्सिमम कितने चाहिए, मिनिमम कितने चाहिए, 3 चाहिए, एक x, एक y, एक z। कितने चाहिए, f। स्वतंत्रता की कोटि को f से लिख लेते हैं, तो कितने f हो गए, 3। तीनों की तीनों किसके लिए है, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। मोनो एटॉमिक गैसेज के लिए रोटेशन के लिए एटलीस्ट एक एक्सिस होनी चाहिए, फिर हम देखते हैं कि रोटेशन कैसे। तो ओल क्या है, ट्रांसलेटरी, स्थानांतरीय गति की। स्थानांतरण के लिए, सारे के सारे क्या है, स्थानांतरण के लिए। 3 तरह की मोशन हम जानते हैं, या तो ट्रांसलेटरी मोशन, या फिर रोटेशन, या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देते हैं तो क्या शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेशंस। मोनो एटॉमिक गैस हो गई। दूसरी डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस का एग्जाम्पल खूब सारे हैं,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब क्या है, द्विपरमाणविक है, डाइएटॉमिक है। कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे? सेकंड, डाइएटॉमिक। कितने होंगे? एग्जाम्पल तो खूब सारे हैं, O2, N2, जो भी अपने हैं सभी। पांच क्यों? तीन किसके होंगे? ट्रांसलेशन के लिए तो 3 चाहिए ही चाहिए, प्लस 2 किसके? रोटेशन के, घूर्णन के। रोटेशन के 2 ही क्यों, 3 क्यों नहीं? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल सपोज करिए ऐसा है, ऐसा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो हम कहीं ना कहीं तो ओरिजिन मानेंगे। सपोज करो यही ओरिजिन मान लिया, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई, और जेड ऐसे बाहर की तरफ। तो एक्स एक्सिस पे इसका रोटेशन करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे रोटेट करे, उससे क्या है, आर तो कुछ है ही नहीं, उसी एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है। तो हर किसी कैसा भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, किसी न किसी एक एक्सिस के ऊपर तो हम बिठाएंगे, तो उस एक्सिस के से उसकी कुछ दूरियां ही नहीं रहेंगी, आर 0 हो जाएगी, तो रोटेशन का कोई मतलब नहीं। बची हुई 2 के, अब ये ऐसे रोटेशन करता है, तो इस एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग कुछ आएगा, इसके करेस्पॉन्डिंग कुछ आएगा। तो कितनी होगी? 3 स्थानांतरण की, 2 घूर्णन की। ट्राइएटॉमिक के लिए, ट्राइएटॉमिक त्रिपरमाणविक कितनी होंगी? रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। F कितनी होंगी? 3 ट्रांसलेशन की फिक्स है। 2 रोटेशन की कितनी होंगी इस बार? 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। कैसे? अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर है तो वो डाइएटॉमिक जैसा ही है, CO2 जैसे। CO2 है और CO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसे। तो ये डाइएटॉमिक जैसा ही है, इसको किसी न किसी एक एक्सिस पे हम बिठा सकते हैं, तो उस एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर नॉन लीनियर है, जैसे H2O कैसा है? ऐसा। अब आप कुछ भी करके किसी एक एक्सिस पे इसको नहीं बिठा सकते, तो हर एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ रोटेशन के करेस्पॉन्डिंग आएगा। तो ट्राइएटॉमिक में फिर 2 केसेज होंगे, फर्स्ट लीनियर, रैखिक के लिए तो अगर ट्राइएटॉमिक है और लीनियर है, इसका मतलब वो डाइएटॉमिक जैसा ही है, एग्जैक्टली सेम। तो 3 तो ट्रांसलेशन की और 2 रोटेशन की, घूर्णन की। लेकिन अगर ट्राइएटॉमिक है और नॉन लीनियर है, तो फिर कितने होंगे? अरैखिक। कितने होंगे? F = 3 किसकी? ट्रांसलेशन की, प्लस 2 किसकी? 3 किसकी? रोटेशन की। राइट? कहाँ पे बात कर रहे थे? रूम टेम्परेचर पे। और रूम टेम्परेचर पे वाइब्रेशंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशंस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे नहीं मिल सकती है। उसके लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना ही करना पड़ता है। हाई टेम्परेचर पे चल लेते हैं, एग्जाम्पल पे लिख लेना इनके आगे। लीनियर का, रैखिक का क्या होगा? CO2 और नॉन लीनियर का क्या होगा? H2। हाई टेम्परेचर पे चलते हैं, नई हेडिंग डालो, एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर से आई, एट हायर टेम्परेचर्स। मोनोएटॉमिक के लिए बताओ सबसे पहले। फॉर मोनोएटॉमिक, एक परमाणविक गैस के लिए क्या होगा?
कितनी होंगी? 3, क्योंकि वाइब्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है, सिंगल एटम के लिए वाइब्रेशन का कोई मतलब नहीं है। तो F = 3, राइट। और तीनों ही किसकी करेस्पॉन्डिंग होगी? मोनोएटॉमिक के लिए 3 है, तीनों ही किसके करेस्पॉन्डिंग है? ट्रांसलेशन के लिए, स्थानांतरण के लिए। स्थानांतरण गति के करेस्पॉन्डिंग। डाइएटॉमिक की कितनी हो जाएंगी? कितनी होंगी डाइएटॉमिक की? 3 तो स्थानांतरण की, ये तो रहेंगी ही रहेंगी। टेम्परेचर कम हो ज़्यादा हो स्थानांतरण तो कर ही सकता है ना, ट्रांसलेशन। और 2 रोटेशन की रहेंगी ही रहेंगी, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो। वाइब्रेशन की कितनी होंगी? 1 होंगी, 2 होंगी? वाइब्रेशन की 2। वाइब्रेशन का एक फॉर्मूला होता है 3n-k ऐसे करके, तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं वो सब निकालने के बाद वो फॉर्मूला निकाला जाता है। n कितने डायमेंशन में आप गति कर रहे हो, कितने परमाणविक मॉलिक्यूल है k, तो इसके लिए कितनी निकल के आती है? 2। याद रखना आगे से, कितनी निकल के आती है? 2 वाइब्रेशन के लिए। वाइब्रेशन थोड़ा सा टिपिकल है, आउट ऑफ प्लेन, इन ऑफ द प्लेन वाइब्रेशंस ऐसे हो सकते हैं। एक तो जैसे CO2 मॉलिक्यूल का है तो CO2 के लिए C फिक्स हो, ये O दूर जाए, ये O भी दूर जाए, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक वाइब्रेशन। दोनों एक साथ दूर जाए, एक साथ पास आए। एसिमेट्रिक, एक O दूर जाए, दूसरा O पास आए, पहला वाला O दूर जाए, दूसरा वाला ऑक्सीजन पास आए, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। फिर ये तो है इन प्लेन मोशन, फिर आउट ऑफ प्लेन। प्लेन यही है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, और O वहीं, C वहीं का वहीं व्यवस्थित है। तो ये हम आगे वापस देखेंगे एक बार। ऑक्सीजन के और H2O के जो मोशंस है वो थोड़े से उसके अलग अलग टाइप्स हैं, अभी हमें इतना ही याद रखना है। फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल 3 ट्रांसलेशन की, 2 रोटेशन की और 2 वाइब्रेशन की। उनको हम ड्रॉ करेंगे, ऑक्सीजन की, H2O के और CO2 के हम ड्रॉ करते हैं, आगे कहीं ना कहीं आ जाएंगे आपके। तो ट्राइएटॉमिक में वही लीनियर है तो कितनी हो गई? 3 + 2 + 2। और ट्राइएटॉमिक में नॉन लीनियर है तो कितनी हो गई? 3 + 3 + 2, 8 हो गई, राइट। तो ट्राइएटॉमिक के लिए, त्रिपरमाणविक के लिए आप लिख सकते हैं 4 ट्राइएटॉमिक। F = 3 + 2 + 2 किसके लिए हो गई है? लीनियर के लिए। और F = 3 + 3 + 2 ये किसके लिए हो गई? नॉन लीनियर की। राइट, आगे चलते हैं। एक जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात कर लेते हैं तो एक छोटी सी थ्योरम आती है, थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का समविभाजन। राइट, थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है बताओ? मान लो किसी सिस्टम के पास टोटल एनर्जी E है, राइट, कुल ऊर्जा कुछ ना कुछ तो होगी, मान लेते हैं कि E है, तो वो कुल ऊर्जा, वो टोटल एनर्जी उसकी सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती। यही इक्विपार्टीशन थ्योरम,
उसके जो भी सिस्टम है, जैसे आंट वायर पे चल रही है तो एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसकी जितनी भी ऊर्जा है वो उसी डिग्री ऑफ फ्रीडम में रहेगी। अगर वही आंट फर्श पे फ्लोर पे मोशन में है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो वही सेम एनर्जी जो उसके पास थी वो अब दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। अगर 3D में मोशन कर रही है तो तीनों में बराबर बराबर। तो जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम उस सिस्टम के पास है, उसकी कुल ऊर्जा उसकी सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। इसको क्या बोलते हैं? थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो लिखते हैं, इट स्टेट्स दैट for any dynamical system कोई डायनेमिकल सिस्टम है, लेकिन वही वाली बात वापस कि हम बात कब करते हैं, कोई भी लॉ थ्योरम कब लिखेंगे? इक्विलिब्रियम में। तो कोई डायनेमिकल सिस्टम है, ऐसे चल रहा है, वो लगातार डायनेमिक है, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो हम इक्विलिब्रियम में बात कर रहे हैं, इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। द टोटल एनर्जी इज divided equally among all the degrees of freedom of that system। उस सिस्टम की सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में टोटल एनर्जी क्या होगी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। आगे छोटा सा स्टेटमेंट और है, एंड हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी जाएगी? हाफ kT। कितनी जाएगी? हाफ kT। इसका मतलब अगर 1D में मोशन कर रहे हो तो आपके पास एनर्जी हाफ kT होगी, 2D में कर रहे हो तो कितनी हो जाएगी? हाफ kT प्लस हाफ kT kT, 3D में हो तो 3/2 kT, राइट। तो आगे लिखेंगे, एंड एनर्जी एसोसिएटेड पर यूनिट पर मोलिक्यूल पर कुछ गड़बड़ है सेंटेंस में, एक सेकेंड। एनर्जी एसोसिएटेड पर मोलिक्यूल राइट, एनर्जी एसोसिएटेड पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT। अब ठीक है, और T का क्या है यहाँ पे? T आपको हमेशा किस में लेना है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब आपको हमेशा किस में लेना है? केल्विन में लेना है। हाफ kT जब भी आप लिख रहे हैं तो ये टेम्परेचर कौन सा है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर आपको केल्विन में लिखना है, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लिख देना है, तो फिर सही नहीं आएगा। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है? हाफ kT। अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसी सिस्टम की तो उस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी हो जाएगी? F/2 kT। कितनी हो जाएगी? F/2 kT। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ F डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक सिस्टम ले लेते हैं जिसके पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? E टोटल
इज इक्वल टू F तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी कितनी है, हाफ kT। तो कितनी आ गई, F/2 kT। किसके लिए है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है पर मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल के लिए इतनी एनर्जी, ठीक है, एक मोलिक्यूल के लिए पर मोलिक्यूल, याद रखना है आपको, कितने के लिए है, पर मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल के लिए इतनी एनर्जी है। एक चींटी जो जिसकी आंट की हमने बात की थी वो अकेली ही तो दौड़ रही थी, तो एक मोल के लिए कितनी होगी, एक मोल से गुणा कर लेते हैं, एक मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं, Na के बराबर, तो एक मोल के लिए निकालनी है तो एक मोल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो पर मोलिक्यूल है, एक एटम के लिए या एक मोलिक्यूल के लिए हम बोल रहे हैं। एक मोल के लिए देखनी है तो देखो 1 मोल के लिए ET कितनी हो जाएगी, F/2 kT। ये तो एक मोलिक्यूल की, और 1 मोल में कितने मोलिक्यूल होंगे, Na से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये किसकी है, अब ये एक मोलिक्यूल की नहीं है, 1 मोल, ये एक मोल की है। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना है हमेशा के लिए, K × Na, यहाँ से F/2 T को अलग कर लेते हैं, बाकी क्या बचता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू अवोगाद्रो नंबर, हमेशा किसके बराबर होता है, N × R। N क्या है, मोल नंबर, और R क्या है, गैस कांस्टेंट। ये रिलेशन हमेशा फॉलो होता है, K × Na हमेशा किसके बराबर है, N × R। और यहाँ पे ये K × Na लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मोल कितना हो गया, 1, तो K × Na को सीधा ही क्या लिख देंगे, 1R। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, F/2, ये दोनों चले गए, TR, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं FRT/2। तो जब टोटल एनर्जी ऐसे लिखी हुई हो, कैसे, FRT/2, तो इसका मतलब ये किसकी है, एक मोल की, और ऐसे लिखी हुई हो FKT/2, इसका मतलब कितने की है, एक मोलिक्यूल की। फर्क अब आपको आगे से याद रखना है, KT में FKT/2 इसका मतलब कितने की है, एक मोलिक्यूल की, और FRT/2 लिखी है मतलब कितने की है, एक मोल की। तो वो रिलेशन हमेशा आपस में चेंज करने के काम आता है। ये क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, अवोगाद्रो नंबर, मोल नंबर। कैसे निकालते हैं मोल नंबर केमिस्ट्री वाले, मोल नंबर कैसे निकालते थे, केमिस्ट्री में हम मोल नंबर निकालते थे ना, मोल फ्रैक्शन। किसी जैसे कार्बन 12 है तो कार्बन 12, 24 ग्राम कार्बन है हमारे पास, तो कितने मोल हैं, 2 मोल। कैसे निकाला, मास डिवाइडेड बाई 1 मोल का मास कितना होता है, कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम, कितने का, 1 मोल कार्बन का, 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम है, 24 ग्राम हमारे पास है, दे रखे हैं, तो कितने मोल है हमारे पास, 2 मोल। तो जो मास दे रखा है दैट डिवाइडेड बाई जो किसी भी एलिमेंट के ऊपर लिखा रहता है, एल्यूमिनियम 27, इसका मतलब 1 मोल एल्यूमिनियम के एटम्स का मास कितना है, 27 ग्राम। तो जो भी मास हमें गिवन है उसमें उसके एटॉमिक जो भार जो उसके ऊपर लिखा रहता है उसका भाग देते ही हमें क्या मिल जाता है, मोल नंबर इनटू गैस नियतांक। तो ये रिलेशन आपको याद रखना, राइट। ये हमेशा याद रहना चाहिए आपको, KNA × NR वाला। ये तो इसको फर्स्ट पेज पे लिख लो आप, क्योंकि बार बार में चेंज करने के काम आता है तो भूल जाते हैं क्या था। राइट, आगे चलते हैं।
हेडिंग डालते हैं छोटी सी, रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन हम पढ़ी थी। एक मोल मटेरियल को टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। कैसे लिखी थी? C = dQ/dt, राइट। और ये अगर एक मोल मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है तो क्या हो जाएगी? मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अगर ये इसका साथ हम काम कर रहे हैं या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर या कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करते हैं तो इसके नीचे क्या लिख देते हैं? CV। कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं तो क्या लिख देते हैं? CP। ठीक है, तो चलो CV लिख लेते हैं। हम कहाँ पे काम कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं। एक मोल पदार्थ का टेम्परेचर dt बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए, और एक मोल के लिए कितनी एनर्जी थी? अभी हमने इक्विपार्टीशन थ्योरम से देखी, टोटल एनर्जी कितनी थी? F/2 RT। क्यों यहाँ वहाँ से यहाँ लेके आ गए? d/dt F/2 RT। एक मोल की एनर्जी यहाँ पे लेंगे, इतनी ऊष्मा चाहिए। डेरिवेशन क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशिएशन कर लिया, F/2 R बाहर आ गया। CV कितनी हो गई? F/2 R। कितने मॉलिक्यूल्स के लिए? एक मोल मॉलिक्यूल्स के लिए, अवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स के लिए। एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं है, एक मॉलिक्यूल के लिए होती तो कितनी होती? KR/2, क्योंकि तब टोटल एनर्जी क्या होती? KRT/2। एक मॉलिक्यूल के लिए। ये कितने के लिए है? एक मोल के लिए। तो वापस लिखेंगे यहाँ पे 1 मोल। एक मोल ले लिए हमने, तभी तो मोलर है। और CP और CV का रिलेशन क्या होता है? CP = CV प्लस गैस कांस्टेंट। एक मोल के लिए CV हमने निकाल ली है तो CP अपने आप निकल जाएगी। कितनी हो जाएगी? F/2 R + R। कितनी आ गई? R कॉमन ले लो, F/2 + 1। ठीक है, अभी तो F की वैल्यू नहीं रखी ना, वो तो कितनी डिग्री ऑफ, हाँ R कॉमन आ जाएगा, F/2 + 1। अब F कितना होगा? कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? आप 1D में काम कर रहे हो तो F की वैल्यू अलग आएगी, 2D में काम कर रहे हो, मोनोएटॉमिक गैस के लिए काम कर रहे हो तो F की वैल्यू अलग आएगी, डाई एटॉमिक के साथ काम कर रहे हो तो F की वैल्यू अलग, ट्राई एटॉमिक के साथ, तो सबके लिए अलग अलग है। गामा कोफिशिएंट होता है, गामा क्या होता है? CP/CV। CP पता चल गई, CV पता चल गई, क्या आएगा? R F/2 + 1 / CV F/2 R। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, मैंने ऐसे लिख रखा है इसको 1 + 2/F। आ जाएगा? आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, ओके। अब निकाल लो। अब बात कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे अलग अलग गैसेज के लिए। एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है वो हमने सबके लिए देख ली है। मोनोएटॉमिक के लिए रूम टेम्परेचर, वाइब्रेशंस को काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं। रूम टेम्परेचर पे गामा निकालो मोनोएटॉमिक गैस का, कितना होगा? कितना होगा? बताओ। मोनोएटॉमिक गैस के लिए रूम टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 3 रखो वहाँ पे इस फॉर्मूले में। 1 + 2/3 कितना आएगा? 5/3, और 5/3 की वैल्यू लगभग होती है
1.6 है। गामा निकालो डाइएटोमिक गैस का। द्विपरमाणुविक का कितना आएगा? 7/5 और 7/5 लगभग कितना होता है? 1. ठीक है। ट्राई एटोमिक का खुद कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी, कितना आएगा? नॉन लीनियर, लीनियर तो फिर वो वही बात हो गई। कितना आएगा? 1.6 तो ऊपर वाले का है। आप तो फ्रैक्शन में बता दो एग्जैक्ट। 1. फ्रैक्शन में बता दो तुम तो, कितने बाई कितने? 4/3 कितना होता है? लगभग 1.333 ऐसे चलता रहता है। ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पे बात करें, ये गामा की। टेम्परेचर अगर अलग रखोगे तो फिर गामा भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगी। ओके, अब हमने यहाँ पे बात की थी कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो बात करते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलते हैं। तो छोटी सी एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने क्या बोला था कि अगर आइडियल गैस हम लेते हैं तो आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पर। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की फंक्शन है। और काइनेटिक एनर्जी क्या? आप बोलिए कि आइडियल गैस की टोटल एनर्जी ही टेम्परेचर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। अगर टेम्परेचर को कम करते 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 जहां पर आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, एक टेम्परेचर को मिनिमम करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली कम होती जाएगी। और जहाँ पे हम देखें कि उस आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई, है ही नहीं अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी। वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसको बोलते हैं 0 केल्विन। ऐसा कहाँ पे होगा? 0 केल्विन पे। डिग्री सेंटीग्रेड से अलग है, डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना कितना आएगा? -273। ठीक है, तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर नॉर्मल वाला जो अपन डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर स्केल है इससे अलग है। 273 डिग्री का इसमें साथ साथ फर्क चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी टेम्परेचर्स आपके लिखे हुए हैं सबका किसमें काम में लेने हैं आप? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डिफाइन कैसे करेंगे फिजिकली? कि जहाँ पे आइडियल गैसेज की काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाए, सीज कर दी जाए, उनके मोशन को सीज कर दिया जाए, वो टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। अब उसमें जितना आप बढ़ाओ उस हिसाब से फिर आपका बढ़ता चला जाता है। तो लिखते हैं द टेम्परेचर एट विच the temperature at which the average kinetic energy of each molecule of ideal gas is 0. That temperature is 0 केल्विन। और इसको क्या बोलते हैं?
टेम्परेचर टी को तो बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एग्जैक्टली टेम्परेचर की वैल्यू भी डेफिनेट कर ले, हम जीरो ही रख ले तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। टी को तो क्या बोलते हैं, टी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0, 4, 5, 5 केल्विन, 6 केल्विन, इसको तो हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अगर इसकी वैल्यू फिक्स कर ली जाए, अगर टी बराबर 0 केल्विन हमने रख लिया है तो इसको क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, कल हम फिर आगे इसको और लंबा खींचेंगे, अभी रोज ही खींचना है।